हेलो गाइस, वेलकम टू बाइडली स्टडी। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 गति और वेग यानी कि स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको दूरी की डेफिनेशन बता देता हूं। किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और दूरी क्या होती है दोस्तों? एक अदिश राशि होती है जिसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, तो इतना आपको दूरी से याद रखना है। नेक्स्ट है विस्थापन। तो न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं दोस्तों? विस्थापन कहते हैं। यानी कि जो न्यूनतम दूरी तय करेंगे हम उसे क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। जिसे हम शुद्ध हिंदी में कहें तो शॉर्टकट जो लेते हैं हम उसे ही क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। विस्थापन क्या होती है दोस्तों? एक सदिश राशि होती है जिसका मात्रक भी क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है दूरी और विस्थापन का जो अनुपात होता है वो हमेशा एक से बड़ा या इसके बराबर होता है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर दोस्तों एक एग्जाम्पल भी दिखाया गया दोस्तों, जैसे कि ये पहले 4 किलोमीटर चला, फिर ये 3 चला, फिर नीचे 4 चला, फिर ये 3 चला। तो टोटल जो दूरी तय करी इसने ये 14 मीटर चली। अगर बात करें विस्थापन की, तो विस्थापन मैंने बताया ना आपको, शॉर्टकट जो लेते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक ये जो दूरी तय करी वो 5 ये और 5 ये, तो ये कितनी होगी? 10। तो ये विस्थापन कितना हो गया? 10 और दूरी होगी 14। तो यही मैंने आपको समझाना चाहा है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, इसे पढ़ लेते हैं। अगर कोई गाय किसी वृत्ताकार पथ पर 2.5 चक्कर लगाती है तो गाय द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा अगर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कितनी होगी? 7 मीटर हो। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ से पहला चक्कर इस प्रकार लगाएगी, फिर दूसरा चक्कर भी इस प्रकार लगाएगी, तीसरा चक्कर इसने क्या लगाया? आधा लगाया। तो यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी होगी, न्यूनतम दूरी कितनी होगी? 7 ये और 7 ये, तो ये 14 जो हो जाएगी इसकी विस्थापन हो जाएगा न्यूनतम दूरी। और जबकि दूरी की बात कर लें तो दूरी कितनी होगी? तो ये इसकी परिधि जो कि 2πr होती है, इसकी गुणा कर देंगे चक्करों की संख्या से। तो टोटल चक्कर कितने? 2.5 हैं जो ये यहाँ पर दिखा रखा है, और इसकी कैलकुलेशन कर कितना आ जाएगा? 110 मीटर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको देख लेना है। नेक्स्ट है दूरी तथा विस्थापन में अंतर। तो दोस्तों दूरी ये दे रखी है और विस्थापन ये दे रखा है, तो इसे पढ़ लेते हैं। दूरी केवल परिमाण को दर्शाती है, और जबकि विस्थापन की बात करें तो विस्थापन परिमाण और दिशा दोनों को व्यक्त करता है। दूरी सदैव धनात्मक शून्य होती है, जबकि विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है। दूरी क्या होती है? एक अदिश राशि होती है, जबकि जो विस्थापन है वो एक सदिश राशि होता है। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है चाल यानी कि स्पीड। तो इसकी डेफिनेशन है एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। चाल का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है, और ये क्या हो? एक अदिश राशि है। ठीक है, तो इतना आपको चाल से याद रखना है। नेक्स्ट है वेग यानी कि वेलोसिटी। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। ये दोस्तों दूसरे शब्दों में कहूँ तो एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। ठीक है दोस्तों। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय होता है। इसका जो मात्रक हो जाएगा वो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, और ये क्या है दोस्तों? एक सदिश राशि है। ठीक है। तो वेग दो प्रकार का होता है, प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी, और अंतिम वेग यानी कि फाइनल वेलोसिटी। ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर चाल और वेग में अंतर। तो यहाँ पर चाल के बारे में पढ़ लेते हैं। चाल में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, जबकि वेग की बात कर लें तो इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है किसी वस्तु की चाल उस वस्तु के परिमाण के बराबर या उससे अधिक भी हो सकती है, जबकि वेग की बात कर लें तो जो उसका वेग होता है यानी कि वेग का जो परिमाण होता है उस वस्तु की चाल से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई कुल दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं, जबकि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। तो ये था दोस्तों चाल और वेग में अंतर। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं? तो वेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। त्वरण का जो सूत्र होता है वो वेग में परिवर्तन बटे समय होता है। ठीक है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी जो बीमा है वो हो जाएगी LT-2। ठीक है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण तथ्य है। वेग एक समान होने पर त्वरण का मान क्या होगा दोस्तों? शून्य होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। जब वेग समान हो यानी कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों समान हो, तब वहाँ पर जो त्वरण होगा उस क्या होगा? शून्य होगा। ये एग्जाम्पल दे रखा है, आपको ये देख लेना है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण का मान क्या होता है? समान रहता है। जब दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जब वस्तु का जो वेग है वो निरंतर बढ़ रहा हो, जैसे कि यहाँ पर 2 मीटर प्रति सेकंड है, यहाँ 4 मीटर प्रति सेकंड है, और यहाँ 6 मीटर प्रति सेकंड है। जब एक समान रूप से बढ़ रहा हो तो उस टाइम जो त्वरण होगा दोस्तों वो क्या होगा? समान होगा, यानी कि नियत होगा, कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों। तो इतना आपको ध्यान रखना है। और जब त्वरण का मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा, तो उसे क्या कहेंगे हम? मंदन कहेंगे। ठीक है दोस्तों। मंदन के रूप में उसे जाना जाता है। विराम अवस्था से जब वस्तु चले तो वहाँ पर प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और ब्रेक लगाने के बाद वस्तु चले तो
तो वहाँ पर अंतिम वेग का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, अगर किसी कार की प्रारंभिक चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और 5 सेकंड के बाद ब्रेक लगा दिया जाता है तो उस कार का मंदन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखो ब्रेक लगाने की बात हो रही है, यानी कि अंतिम वेग क्या हो जाएगा, अंतिम वेग यानी कि b बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जबकि प्रारंभिक वेग जो है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इससे दोस्तों यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लिया है, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के बाद 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया यू का मान। और इसे यहाँ पर त्वरण के फॉर्मूले में रख देंगे, ये वाला त्वरण का फॉर्मूला होता है, यानी अंतिम वेग माइनस के प्रारंभिक वेग अपन के टी। तो ये यहाँ पर -4 क्या आ जाएगा, ये त्वरण आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस क्या दर्शाता है कि वस्तु की स्पीड जो हो रही है वो कम हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर एस क्या दर्शाता है, विस्थापन को दर्शाता है, यू प्रारंभिक वेग होता है, बी अंतिम वेग होता है, ए त्वरण होता है, टी टाइम होता है और जी गुरुत्वीय त्वरण होता है, जिसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है दोस्तों। गति, तो दोस्तों इसे मैं आपको कॉपी पेंसिल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, तो देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको गति के बारे में बता दूं, गति यानी कि क्षैतिज गति और उदग्र गति। क्षैतिज गति के लिए जो गति के जो सूत्र होते हैं, तीनों जो फॉर्मूले होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहला सूत्र होता है b बराबर u प्लस AT होता है, ठीक है दोस्तों। दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है s बराबर क्या होता है UT हाफ AT स्क्वायर होता है, ठीक है। और तीसरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है b स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो ये फॉर्मूले होते हैं 3, ये क्षैतिज गति के लिए ये वाले फॉर्मूले यूज करेंगे। अब बात करें यहाँ पर उदग्र के लिए, तो उदग्र दोस्तों यहाँ पर 2 भागों में से बांट देते हैं। जब वस्तु ऊपर की ओर जाए, जब वस्तु तो दोस्तों जब वस्तु ऊपर की ओर जाए, यानी कि जब वस्तु ऊपर की ओर जाए, तो यहाँ पर जब वस्तु ऊपर की ओर जाएगी तो एक ही जगह क्या लेंगे हम, माइनस के जी लेंगे, ठीक है दोस्तों। बाकी फॉर्मूले में ये रख देंगे, जैसे कि पहला फॉर्मूला जो बन जाएगा b बराबर के u माइनस के जी टी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला जो बन जाएगा वो हो जाएगा s बराबर के यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा फॉर्मूला जो हो जाएगा वो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस के 2GS, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले बन जाएंगे। और जब वस्तु नीचे की ओर आए, जब वस्तु नीचे की ओर आए, तब कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, तब वहां पर एक ही जगह क्या लेंगे, प्लस के जी का यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। बाकी फॉर्मूले मैं बता दूं, b बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस के जी टी हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा s बराबर के u प्लस के जी टी स्क्वायर हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा u स्क्वायर प्लस के 2GS हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये 3 फॉर्मूले बन जाएंगे, तो इन्हें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नोट पॉइंट, गति के समीकरणों के नाम और उनका संबंध। तो दोस्तों ये तीनों जो फॉर्मूले मैंने आपको बताया, ये तीनों जो गति के समीकरण है इनका संबंध पूछता है, तो मैं आपको यहाँ बता दूं। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपनी तरफ से, यानी कि अपनी तरफ से हम मान लेंगे कि u का मान 0 मान लेंगे और a का मान भी 0 मान लेंगे। इन तीनों समीकरणों में u और a का मान 0 रख देंगे, तो इनका जो संबंध है वो निकल के आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर पहला समीकरण है b बराबर के u प्लस AT होता है, तो यहाँ पर u का मान 0 रख देंगे प्लस a का मान भी 0 रख देंगे। तो यहाँ पर जो b और ये t निकल कर आएगा, ये इनके बीच में संबंध है, यानी कि गति का जो पहला समीकरण है वो वेग और किसे दर्शाता है, टाइम को दर्शाता है, वेग और समय को ये दर्शाता है। तो यही आपको याद रखना है, गति का पहला समीकरण वेग और समय को दर्शाता है, ठीक है। अब बात कर लें यहाँ पर गति के दूसरे समीकरण की, तो ये होता है s बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर भी वही कर लेंगे कि u का मान 0 रख देंगे और a का मान भी 0 रख देंगे। तो दूसरा जो समीकरण निकल कर आ जाएगा वो s और t निकल कर आ जाएगा, यानी कि विस्थापन और टाइम को दर्शाता है गति का दूसरा समीकरण, ठीक है दोस्तों। कहीं कहीं दोस्तों विस्थापन की जगह स्थिति भी लिखा आ जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। गति का जो दूसरा समीकरण है स्थिति और समय को दर्शाता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करें यहाँ पर गति के तीसरे समीकरण की, तो तीसरा समीकरण क्या होता है, b स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस के 2as होता है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ बताया कि u का मान 0 मान लेंगे और a का मान 0 मान लेंगे, ठीक है। तो जो गति का तीसरा समीकरण है वो b और s निकल कर आ जाएगा, यानी कि वेग और विस्थापन को दर्शाता है गति का तीसरा समीकरण। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बताया गति का जो प्रथम समीकरण है वो वेग और समय को दर्शाता है, गति का जो दूसरा समीकरण है विस्थापन और समय को दर्शाता है, जबकि गति का तीसरा समीकरण वेग और विस्थापन को दर्शाता है। तो इतना आपको इनसे ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों।
एक दोस्तों ग्राफ से बहुत क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर ग्राफ के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि अगर इस प्रकार का अगर आपको ग्राफ मिल जाए कहीं, यहाँ पर विस्थापन दे रखा हो, विस्थापन और यहाँ समय, यानी कि विस्थापन और समय का ग्राफ दे रखा हो, और वहाँ पर बढ़ते हुए वेग को दर्शाए, यानी कि वेग बढ़ रहा हो, बढ़ रहा है, तो वेग बढ़ रहा है, तो ये वेग बढ़ रहा है का ग्राफ जो होगा दोस्तों इस प्रकार से होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो ग्राफ दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है, ये वेग बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर वेग घट रहा हो को दर्शाए तो यहाँ पर क्या होगा, विस्थापन होगा, विस्थापन, यहाँ हो जाएगा समय, और अगर पूछे कि वेग घट रहा वाला ग्राफ पहचानिए तो वो इस प्रकार से होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ग्राफ जो दर्शा रहा है वो वेग घट रहा है। ठीक है दोस्तों, वेग घट रहा है। और तीसरा जो आपको मिल जाएगा ग्राफ रखा हुआ, तो वो इस प्रकार से होगा, ये सीधी लाइन होगी। तो इसका जो मतलब होता है दोस्तों, वो वेग समान रहता है। ठीक है दोस्तों, तीसरी लाइन जो है ये वेग समान, ये एक समान वेग को दर्शाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बात करें यहाँ पर एक ग्राफ और आता है दोस्तों, वो इस प्रकार से होता है, ये सीधी लाइन आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी विस्थापन होगा और यहाँ पर क्या होगा, समय होगा। तो ये वाला जो ग्राफ होता है दोस्तों, ये क्या दर्शाता है, ये वेग की विरामावस्था को दर्शाता है, यानी कि विरामावस्था। ये क्या दोस्तों, यहाँ पर वेग क्या होता है, विरामावस्था में दर्शाता है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों वेग और दूरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको आज की इस वीडियो में मैंने बताए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें, तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों इस चैप्टर का अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, वहां से आप इस वीडियो के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और न्यूमेरिकल भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।